हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, हमने भूकंप टॉपिक ले रखा था। भूकंप के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कि भूकंपीय तरंगे जो हैं, सीस्मिक वेव्स, वो क्या होती हैं और सीस्मिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह से प्रोग्रेस करती हैं। साथ ही हम देखेंगे कि सीस्मिक वेव से हमारे जो धरातल पर है वो क्या क्या हमें प्रभाव दिखाई देता है। अलग अलग तरीके की भूकंपीय तरंगे धरातल को अलग अलग तरीके से कैसे प्रभावित करती हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज के हमारे टॉपिक पे चलते हैं। भूकंपीय तरंगे, सीस्मिक वेव्स। अब भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? देखिए, जब कहीं भी फोकस जहां है भूकंप का, वहां पर भूकंप की ऊर्जा एकदम से क्या होगी, निर्मुक्त होगी। तो उस एनर्जी के कारण क्या होगा, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होंगी। और ये जो भूकंपीय तरंगे निकली कहां से? फोकस से, हाइपोसेंटर से। ठीक है, भूकंप मूल से निकलेंगी और निकल के समान रूप से ये प्रोग्रेस करेंगी। ठीक है, समान रूप से मतलब साधारण रूप से होंगी, सबका में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनमें प्राइमरी सेकेंडरी जो भी वेव्स होंगी, सारी भूकंपीय तरंगे एक साथ निकलेंगी और एक ही तरीके से निकलेंगी। गति में इनकी में अंतर हो सकता है, मगर सब साधारण तरंगों के रूप में ही निकलती हैं। मगर जब ये हाइपोसेंटर से निकल के एपिसेंटर पे पहुंचती हैं, भूकंप के अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगी सीस्मिक वेव? सीस्मिक वेव सबसे पहले पहुंचती हैं भूकंप के अधिकेंद्र पर, जो एपिसेंटर है वहां पर। जब ये सीस्मिक वेव्स एपिसेंटर पे पहुंचती हैं, तो वहां पहुंचने के बाद इनमें एक डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या हो जाता है कि इनका प्रोग्रेस करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, कोई मंद गति से है, कोई तीव्र गति से है, ये ठीक है। दूसरा, कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी, कोई ट्रांसवर्स वेव होगी, कोई जिगजैग मोशन करेगी। तो सबका अलग अलग तरीके से मोशन होने लगता है भूकंपीय तरंगों का। यानी भूकंपीय तरंगों में बदलाव जो आता है वो बदलाव आता है एपिसेंटर पर आने के बाद। देखिए कैसे, जैसे ये हमारी पृथ्वी के अंदर मान लीजिए यहां कहीं पर भूकंप का फोकस है। ठीक है, क्या है? फोकस है ये। अब इस फोकस से जब एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होंगी। और वो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो एक साधारण रूप से ऐसे सर्कुलर मोशन करती हुई आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ के जो इस बिंदु पर, धरातल के इस बिंदु पर पहुंचेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। तो यहां पहुंचने के बाद इनके अंदर अधिकेंद्र पे पहुंचने के बाद इनमें वेरिएशन आने लगता है। ठीक है, तो यहां अब मान लीजिए कि इस एपिसेंटर पर, ये जो एपिसेंटर है हमारा, इस पे मान लीजिए ये हमारा है भूकंप मापन का केंद्र है। ठीक है, यहां पर हमारा भूकंप मापन केंद्र है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग देशों ने अपने भूकंप मापन करने के लिए केंद्र बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सिस्मिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं। और यहां पर क्या लगा हुआ है, मान लो कि यहां पर एक लगा हुआ है सीस्मोग्राफ। तो जो सीस्मोग्राफ पे जो ये रिकॉर्ड होंगी, ठीक है, भूकंप मापी पर जो ये रिकॉर्ड होंगी वो कैसे होंगी? तो भूकंप मापी पर ये तरंगे पहुंची और फिर पहुंचने से जो भूकंप मापी पर मापन होगा वो ऐसे होगा कि एक पहला जो आएगा कंपन वो होगा मंद गति का। ठीक है, मंद गति का कंपन होगा। इसे बोलेंगे हम प्राइमरी शॉक, पहला शॉक, या फर्स्ट शॉक कह सकते हैं। फर्स्ट शॉक कह लो इसको। ठीक है, फर्स्ट शॉक। जो सेकंड कंपन होगा वो थोड़ा और अधिक तीव्र होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे हम सेकंड शॉक, दूसरा कंपन। और जो तीसरा होगा वो इससे भी अधिक तीव्र होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? टर्शरी शॉक होगा, थर्ड शॉक होगा। तो ऐसे भूकंप मापी पर भूकंप तरंगों जो हैं उनका मापन होगा। तो पहला जो आएगा वो मंद होगा, सेकंड जो होगा उससे तेज होगा और टर्शरी उससे भी तेज होगा, तीसरा जो शॉक आएगा। और जो टर्शरी शॉक है इसी को हम कहते हैं प्रधान कंपन। प्रधान या मुख्य कंपन ये होता है। ठीक है, इसके आधार पर जो है भूकंप में इसके आधार पर विनाश का अनुमान लगाते हैं कि टर्शरी कंपन से कितना ज्यादा विनाश होता है, क्योंकि टर्शरी कंपन ही सबसे ज्यादा तीव्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया आपको भूकंप मापी पर ऐसे तीन तरीके से इसका मापन होगा। पहला क्षीण होगा, दूसरा और तीव्र होगा और तीसरा सबसे ज्यादा
तीव्र होगा। और कहां फील कर रहे हैं हम ये सब चीजें? भूकंप मापन केंद्र एपिसेंटर पे। ठीक है, अब देखिए जो भूकंप की हमारी जो तरंगे होती हैं, इन भूकंप तरंगों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की भूकंप तरंगे होती हैं? भूकंप तरंगे जो होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की। पहली हमारी जो भूकंप तरंगे होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स या पार्थिव तरंगे। बॉडी वेव्स या पार्थिव तरंगे, ठीक है। और दूसरी हमारी जो होती हैं वो होती हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे। अब इनमें क्या अंतर है? जो पार्थिव तरंगे हैं हमारी, वो क्या जाती हैं? वो पृथ्वी के अंदर भी जाती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी गमन करती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में गमन करती हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में गमन करेंगी। जबकि जो धरातलीय तरंगे होती हैं सिर्फ धरातल पर ही गति करती हैं, ये सिर्फ धरातल पर ही चलती हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में नहीं जाती हैं, सिर्फ धरातल पर चलती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है कि ये तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी जाएंगी। कहां से? एपिसेंटर पे पहुंचने के बाद इनमें फिर से क्या होगा? इनका पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये पहुंचेंगी। जबकि धरातलीय तरंगे सिर्फ धरातल के साथ साथ ही चलेंगी। ठीक है, अब पार्थिव जो तरंगे होती हैं, इन पार्थिव तरंगों को भी आगे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है प्राइमरी वेव्स, जिन्हें बोलेंगे प्राथमिक तरंगे। ठीक है, और दूसरी होती हैं सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक वेव्स प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे। अब जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये कैसे होती हैं? देखिए, प्राथमिक तरंगे जो होती हैं हमारी, ये किसकी तरह? ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। किसकी तरह? ध्वनि तरंगों की तरह होती है। और ध्वनि तरंगों की तरह कैसे होती हैं? ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं और ये अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होने के साथ साथ इसमें, अब अनुदैर्ध्य तरंगे हम जैसे बोल रहे हैं तो उसको क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इसमें जो होता है, अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए द्वितीयक तरंगों को हटा देता हूं, यहां सिर्फ हम प्राइमरी तरंगों की बात करते हैं अभी। तो प्राइमरी तरंगे जो होती हैं उनमें जो अणु होते हैं इनके, ये जैसे ये अणु हैं, ठीक है, तो इसके जो है गति जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगों में, वो कैसे होती है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे गति करते हैं। ठीक है, ऐसे आगे पीछे गति करते हैं। ठीक है, मतलब इनका कहीं भी ऊपर नीचे गति नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है? आगे पीछे गति होती है। मान लीजिए ये तरंग जो है उसकी गति की दिशा है, तरंग गति की मान लीजिए ये दिशा है। ठीक है, तरंग गति की दिशा अगर ये है तो इसके अणु जो हैं वो गति की दिशा के साथ साथ आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। इनमें ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होती है अनुदैर्ध्य तरंगों में। और हमारी प्राथमिक तरंगे जो कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्लियर है? ये होता है। दूसरा क्या होता है? जो प्राथमिक तरंगे जो होती हैं हमारी, ये सबसे क्या होती हैं? वेगवान होती है, सबसे ज्यादा वेग होता है। कितना होता है इनका वेग? इनका वेग होता है 8 से लेके 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक भी इनका वेग होता है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये वेग होता है इनका, इस गति से ये चलती हैं। ठीक है, होती तो ये पार्थिव तरंगे हैं, आंतरिक भाग में तो जाएंगी, मगर इनका वेग होता है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरी बात क्या होती है कि ये ठोस, तरल और द्रव्य, ठोस, तरल और गैस, तीनों में से ये प्रोग्रेस कर सकती हैं। ठोस, तरल, गैस सभी माध्यम में ये चल सकती हैं। ठीक है, मगर
ठोस, तरल और गैस चलेंगी ये तीनों में, मगर ये याद रखना है कि आपको पता है कि जब भी कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति में थोड़ा परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि घनत्व में परिवर्तन आता है, तो अधिक सघन से कम सघन की ओर जाएगी, फिर कम सघन से और कम सघन की ओर जाएगी। तो इन तरंगों में क्या होता है? इन तरंगों में गति में परिवर्तन होता है, यानी ठोस में इनकी सबसे ज्यादा गति होती है, सॉलिड मटेरियल में सबसे तेज होगी, जबकि जो लिक्विड मटेरियल होगा उसमें और कम हो जाएगी, और गैस में ये सबसे कम गति से होंगी। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं, इनमें ये सब माध्यम में से गुजरेंगी, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से होंगी, और ये ठोस, तरल, गैस सभी में से गुजरती हैं। साथ ही जो हमारे भूकंप केंद्र पर हमने पहला कंपन देखा था, जो हमारा फर्स्ट शॉक जो आ रहा था, वह सबसे पहले ये कहां पहुंचेंगी? भूकंप का जो अधिकेंद्र है वहां सबसे पहले यही पहुंचती हैं। भूकंप अधिकेंद्र पर ये सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे सीस्मोग्राफ पर प्राथमिक तरंगे जो हैं वो सबसे पहले दर्ज होंगी। ठीक है, प्राथमिक तरंगे सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज होती हैं। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखिए हम प्राथमिक तरंगों के कारण धरातल पर कैसे बदलाव आते हैं, कैसे परिवर्तन आते हैं, वो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और इसमें जो गति है अणुओं की वो कैसे होती है? तरंग गति की दिशा के साथ साथ आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोग्रेशन। जिस दिशा में वेव जा रही है उसके साथ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। अब जब ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रही है तो आप देखिए ये धरातल में क्या करेंगी? संपीड़न और विरलन की गति करती है। संपीड़न व विरलन मतलब कंप्रेशन एंड इलॉन्गेशन, मतलब धरातल की जो चट्टानें हैं उनको संपीड़ित करेंगी और उनमें खिंचाव करेंगी। संपीड़न और विरलन ये मूवमेंट होगी। मैं जैसे आपको बताऊं, अगर हम एक ये पेपर है हमारा, इसको लेके बात करें हम, तो मान लीजिए ये धरातल है, ये धरातल है, तो ये धरातल में क्या करेंगी? ऐसे संकुचित करेंगी और खिंचाव करेंगी, संकुचित और खिंचाव, बस ये करेंगी है। ठीक है, तो मतलब इसमें कहीं भी जो है वो उठाव नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा उठाव हो जाए। ये संपीड़न और विरलन करती है और उसी के साथ गति होती है। इसकी गति जो है वो हमारी चट्टानों में संपीड़न में, ये देखिए प्राइमरी वेव्स है हमारी। अब आप यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि जो ये वेव्स हैं, ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे देखिए यहां पर क्या हो रहा है? विरलन हो रहा है, विरलन हो रहा है। ये चट्टाने जो हैं, मान लो ये ब्लॉक मान लूं मैं, तो इन ब्लॉक के बीच में देखिए क्या हो रहा है? बढ़ गया। अब मैं पहले यहां समझ लीजिए आप बेसिक, ये जो पोर्शन है हमारा ये नॉर्मल है, जिसमें वेव्स जो है पी वेव्स रहित क्षेत्र है। यहां पर कोई पी वेव्स नहीं आई है, तो ये कौन सी है? पी वेव रहित क्षेत्र है। ठीक है, तो पी वेव रहित क्षेत्र में देखिए ब्लॉक जो हैं वो कैसे हैं? इतनी इतनी चौड़ाई के, बराबर चौड़ाई के हैं। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है, चट्टाने वैसी है। मगर जहां पी वेव का क्षेत्र होगा, मान लीजिए यहां से और यहां तक का ये पी वेव का क्षेत्र है, तो इसमें आप देखिए जब यहां से जब चट्टान ये आई तो यहां पे पहले इसने संकुचन किया, अब देखिए विरलन हो गया। अब ये कितने बड़े बड़े ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, यानी यहां पर तो क्या हो गया है? इलॉन्गेशन हो गया है। और आगे आके आप यहां देखिए, ये देखो कितने पास पास आ गए हैं सारे ब्लॉक, इनका क्या हो गया है? संकुचन हो गया। ये देखिए ब्लॉक सारे पास पास आ गए हैं। ठीक है, तो यहां हो गया है संकुचन, यहां हो गया है विरलन। ठीक है, तो इसकी वजह से चट्टानों में और हमारे जो धरातल जो है उसमें संकुचन और विरलन की गति होती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, चट्टानें खिंचेंगी और सिकुड़ेंगी, तो चट्टानों में दरार हो जाएगा, भ्रंश हो सकता है, टूट सकती हैं। ठीक है, तो ये संकुचन और विरलन की गति के लिए जिम्मेदार होती है हमारी प्राइमरी वेव्स। ठीक है,
अब देखिए ये वेव जो होती हैं, जो संकुचन और विलयन कर रही हैं, संपीड़न और विलयन कर रही हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वह भी सबसे ज्यादा होती है। आवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्राइमरी वेव्स के बारे में कि ये कैसे संकुचन और विलयन की गति कर रही है, इनमें संपीड़न कर रही है। अब दूसरी हमारी आती है सेकेंडरी वेव्स। ये प्राइमरी वेव्स को मैं हटा देता हूं। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारी जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये देखिए एस वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रकाश तरंगों की तरह होती है। लाइट वेव जो होती हैं उनकी तरह होती है, प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं। और प्रकाश तरंगों की तरह कैसी तरंगे होती हैं? ये हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये। कैसी तरंगे होती हैं? ये हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों को की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे ये जो तरंगे हैं वह कुछ इस तरीके से होती हैं। इनमें क्या बनता है? ये क्या है? ये है आयाम, जिसे कहते हैं हम स्रंग। ठीक है, ये क्या बन रहा है? स्रंग। और ये क्या बन रहा है नीचे की तरफ? इसे बोलते हैं गर्त। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, यानी स्रंग। और जो गर्त होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अणु होते हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, उनमें अणु जो हैं वो तरंग की गति के समकोण पर गति करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये तरंग की गति है, तरंग गति की दिशा ये है। अगर तरंग गति की दिशा ये है तो ये किस, इसके जो अणु हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो कैसे गति कर रहे हैं? इनकी गति होगी लाइक दिस, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो इसके जो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, इसमें जो अणु हैं वो ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऐसी ही तरंगे क्या होती हैं, जो हम जैसे जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने पे क्या होता है? तो रिपल्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो जल की जो रिपल्स उत्पन्न होती हैं वह भी ऐसी ही तरंगे होती हैं, यानी ये ऊपर उठेगी नीचे, ऊपर और नीचे। तो इस वजह से क्या है, एक तरंग हमें कंटिन्यू प्रोग्रेस करती हुई दिखाई देती है। वास्तव में जब हम रिपल फेंकते हैं, जब कोई हम पत्थर फेंकते हैं, तो जो रिपल्स उत्पन्न होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो तरंग जो है एक ही आगे गति कर रही है, ऐसा नहीं है। बस अणु ऊपर नीचे उठ रहे हैं, वो एक ऐसे क्रम में उठ रहे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे पानी चल के कहीं आगे चला गया, मगर ऐसा नहीं होता है। पानी जो है वो अपनी ही जगह पे गति करता है, दूसरी जगह पे प्रोग्रेस नहीं करता है। बस एनर्जी जो है, पत्थर फेंकने से जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी जा करके जो स्टेबल जो अणु हैं उनको ऊपर नीचे क्या करती हैं? मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि पानी जो है वो आगे सरक रहा है। ठीक है, तो वे वाटर रिपल्स जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। वैसे ही जल तरंगों की तरह ही ये होती हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे एक प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं और दूसरी जल तरंगे भी ऐसी होती हैं। ये क्लियर है? ठीक है, दो चीजें ये हो गई। इसके अलावा एस वेव्स का और क्या क्वालिटीज होती हैं, ये मैं यहां से हटा देता हूं। एस वेव्स की और क्या क्वालिटीज होती हैं? एस वेव जो होती हैं, इनका वेग जो है वो प्राइमरी वेव्स जो होती हैं उनसे कम होता है, यानी इनका वेग लगभग 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करती हैं। और ये देखिए, इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिर्फ ठोस माध्यम में से गुजर सकती है, केवल ठोस माध्यम में से गुजर सकती है, ना ये तरल में से गुजरेगी ना गैस में से। तो जब ठोस माध्यम में से ये गुजर सकती है तो आप सोचिए कि ये कहां नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक पार्थिव तरंग है, इसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी जाना है
तो ये जो तरंग है, जो सेकेंडरी वेव है, ये तरल माध्यम में जाने के बाद क्या हो जाती है, तरंग माध्यम में जाने के बाद ये क्या होती है, वहां से आवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब ये वहां से मुड़ जाती है। ठीक है, ठोस माध्यम में से जाने के बाद परावर्तन होता है तरल माध्यम में। तरल माध्यम की सीमा पर, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने पढ़ा है ये भूपर्पटी है। भूपर्पटी के अंदर क्या है, मेंटल है, और मेंटल के अंदर क्या है, कोर है। और कोर का भी दो पार्ट है, एक तो इनर कोर है जो कि सॉलिड है, और आउटर कोर है जो लिक्विड है। तो ये क्या करेगी, ये जैसे एपिसेंटर पे पहुंचने के बाद जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएगी तो ये यहां से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, यानी ये तरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाती है। ये इसका एक प्रॉपर्टी होती है सेकेंडरी वेव्स की। अब देखिए जो सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, इन सेकेंडरी वेव्स में जब अणुओं की गति ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, ऊपर नीचे गति हो रही है, तो ये हमें कैसे दिखाई देंगी। अब ये हमें धरातल पर कैसे दिखाई देंगी, तो देखिए धरातल पर जो है ये धरातल को ऊपर उठाएंगी और नीचे धसाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें प्राइमरी वेव में क्या हो रहा था, संकुचन और विलयन हो रहा था। इसमें क्या होगा, जैसे हमारी ये है, अगर इसकी वजह से देखेंगे तो एक बार तो ये उठेगा और इसके बाद ये नीचे धसेगा, यानी ये प्रोग्रेस ऐसे करेंगी, श्रृंग और फिर गर्त, श्रृंग और फिर गर्त। ठीक है, यानी ये धरातल को ऊपर उठाएंगी और नीचे धसाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से गति करती हैं, श्रृंग होगा और गर्त बनेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे ये हमारी जो धरातल को देखिए, ये वाला जो भाग है हमारा, ये ऊपर उठ गया है, यहां से यहां तक का भाग क्या है, ऊपर उठ गया है। ये वाला भाग क्या है हमारा, यहां से यहां तक का, ये क्या हो गया है, नीचे धस गया है। ये वाला भाग नीचे धस गया है, फिर हमारा ये भाग फिर से उठ गया है। ठीक है, और ये भाग कौन सा है, ये भाग वह है जहां पर एस वेव्स नहीं आई हैं, एस वेव रहित क्षेत्र है, इससे प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो एस वेव रहित क्षेत्र देखिए हमारा क्या है, इसकी जो नीचे हम देखें तो भूतल क्या है, बिल्कुल समतल है, यहां भी क्या है, बिल्कुल समतल है, यहां भी क्या है, बिल्कुल समतल है। तो इसमें कोई गति ऊपर नीचे नहीं हो रही है, मगर जब एस वेव जो है वो प्रभावित करेंगी तो धरातल ऊपर उठेगा, नीचे धसेगा। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे एक तरीके से श्रृंग है तरंग का, तरंग के श्रृंग के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर उत्थान हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो उत्थान और पतन धरातल को उठाएंगी और नीचे गिराएंगी, ये गतिविधि कौन करती है, सेकेंडरी वेव्स करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी एस वेव। और जो एस वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं कि दूसरा जो कंपन होता हमारा सीस्मोग्राफ पर, वो किसकी वजह से होता है, दूसरा कंपन जो है सीस्मोग्राफ पर वो इनकी वजह से होता है, यानी इनकी गति जो है वो प्राइमरी से कम होती है, मगर इनकी जो तीव्रता है वो क्या होगी, मतलब ज्यादा होगी। इसकी वजह से, इसका परिमाण ज्यादा होने की वजह से भूकंप पर जो है वो कंपन ज्यादा होता है। ठीक है, तो भूकंप का कंपन ज्यादा होता है, सीस्मोग्राफ पर बड़ा कंपन दिखाई देता है, वो सेकेंडरी वेव्स का होता है। यानी ये एपिसेंटर पर जो दूसरी तरंग पहुंचेगी वो कौन सी होगी, सेकेंडरी वेव होगी। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी वेव्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद हमारी, ये तो हमारी हो गई पार्थिव तरंगे। ठीक है, बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंड वेव। अब हमारी दूसरी हम तरंगे लेते हैं, कौन सी तरंगे हमारी दूसरी तरंगे धरातलीय तरंगे, जो सिर्फ धरातल पर चलती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में नहीं जाती हैं। तो हम यहां धरातलीय तरंगों की बात करते हैं, सरफेस वेव्स की बात करते हैं। सरफेस वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, धरातलीय तरंगे जो होती हैं वो धरातलीय तरंगे भी हमारी दो तरह की दिखाई देती हैं। ये सिर्फ क्या होती हैं धरातलीय तरंगे, क्योंकि ये सिर्फ धरातल पर प्रोग्रेस करती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं जाती हैं। अब धरातल तरंगे भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं एल वेव्स या लव वेव्स जिसे कहते हैं, और दूसरी होती हैं रिले वेव्स। क्या होती हैं, रिले वेव्स, रिले वेव्स होती हैं। ठीक है,
एक एल वेव और रिले वेव। एल वेव क्यों होती हैं? क्योंकि इनको जो खोजा था, इनको खोजने वाले जो महोदय थे वो थे AEH लव। ठीक है, इनका पूरा नाम था AEH लव, उन्होंने इनको खोजा था। ठीक है, और ये किसने खोजा था? रेले ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे इनको रेले वेव कह दिया। अब इनमें देखो डिफरेंस क्या है, दोनों धरातलीय तरंगे हैं, एपिसेंटर पे पहुंचने के बाद दोनों ही प्रोग्रेस करेंगी, मगर जो इसकी जो गति होती है एल वेव्स की, ये लगभग होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जबकि जो रिले वेव्स होती हैं इनकी गति किससे कम होती है? किससे कम होती है? एल वेव से कम होती है। एल वेव से कम गति होती है, कोई एग्जैक्ट नहीं बट एल वेव से कम होती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो हमारी सेकेंडरी जो वेव्स हैं उनका 80 to 90% स्पीड पे चलती हैं, 80 to 90% स्पीड पे चलती हैं। एस वेव्स की 80 to 90% स्पीड पर हमारी रिले वेव चलती हैं, और ये एल वेव से थोड़ी कम गति से चलती हैं। ठीक है, तो जो लव वेव्स होती हैं जिन्हें AEH लव ने दिया था, इनके कारण धरातल पर क्या परिवर्तन होंगे? ठीक है, तो जो तीसरा कंपन हमारे भूकंप का आता है जो सीस्मोग्राफ पर, जो पहला कंपन था वो प्राइमरी वेव से, दूसरा सेकेंडरी वेव से, और जो तीसरा कंपन आता है वो किससे आता है? तीसरा कंपन इन धरातलीय तरंगों से आता है। सीस्मोग्राफ पर तीसरा कंपन धरातलीय तरंगे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब देखिए जो एल वेव्स होती हैं इनके कारण कैसी गति होगी? ये जो है ना तो कैसे चलेंगी, ना तो ये ऊपर नीचे उठाएंगी, ना ही आगे पीछे गति होगी। इनकी गति कैसे होती है? साइड बाय साइड गति होती है, यानी मैं कहूं ट्रांसवर्स शेकिंग गति करती हैं। ये ट्रांसवर्स शेकिंग करती हैं। कैसे? देखिए, एक तो होता है कि मैं आपको, एक तो मान लो एस वेव्स, तो जैसे ये धरातल है हमारा, तो ये ऐसे उठा रही थी और गिरा रही थी। ठीक है, एस वेव्स तो, मगर ये क्या करेंगी? अब इस धरातल को मैं यूं मान लूं, ठीक है, धरातल को यूं मान लूं, तो ये क्या करेंगी? धरातल को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगी और बाहर की तरफ खींचेंगी, यानी इनकी जो गति है वो ऐसे होती है, साइड बाय साइड होती है। ये देखिए, ये दीवार है, मान लो ये किसी मकान की दीवार है, तो ये दीवार को, दीवार के जैसे ये पूरी दीवार है, इस दीवार पे यूं धक्का लगाएंगी, दीवार को ऊपर नहीं उठाएंगी, ना दीवार को नीचे लेके जाएंगे, दीवार पे पूरा परपेंडिकुलर ऐसे लगाएंगे। तो ये भाग जो है वो हमारे अंदर धसे हुए भाग। देखिए, मान लो यहाँ पे भूकंप की ये एल वेव्स ने इफेक्ट डाला, तो ये क्या हुआ? अंदर धस गया, ये ऊपर उठ गया, ये अंदर धस गया, ये ऊपर उठ गया, फिर ये अंदर धस गया, फिर ये भाग ऊपर उठा हुआ है, ये अंदर धस गया। तो ये हमारा नॉर्मल है। देखिए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, सीधी सीधी लाइनों में जो है। ठीक है, और ये जो मुड़ी हुई लाइनों में है, ये भाग अंदर धस गया। अगर मैं बात करूं कि ये हमारी सरफेस है जिस पे ये लग रही है, तो ये क्या करेंगी? इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगी, तो इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स शेकिंग मूवमेंट होती है। और इसी मूवमेंट को जो है इन एल वेव्स की है, ये हम जिगजैग मूवमेंट भी कहते हैं। इसको जिगजैग मूवमेंट भी कई बुक्स में आपको मिलेगा। यादृच्छिक गति भी आपको लिखी हुई मिलेगी कि धरातलीय तरंगे यादृच्छिक गति से चलती हैं, ये आपको कई जगह लिखी हुई मिलेंगी। मगर एग्जैक्ट जो है, अगर हम एल वेव की बात करें तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स शेकिंग। ये क्या करेंगी? अब देखिए, ट्रांसवर्स शेकिंग होगी तो ये हमारी जो भवन होंगे, जो मकान होंगे, उन मकानों की जो नींव जो होती है, ठीक है, जो मकानों की नींव होती है, उस नींव को ये क्या कर देंगी? हिला देती हैं। ठीक है, ये ऐसे शेक कर देती हैं। ये मूवमेंट होगी इसमें। देखिए, ये इस प्लेन में मूवमेंट होती है इसकी, ये नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, यू मूवमेंट नहीं होगी, ये होगी ऐसे। ठीक है, जैसे अगर कोई सांप जो है, कोई भी स्नेक जो है, वो धरातल पर चल रहा है, तो वो कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है। तो वो मूवमेंट जो है धरातल के साथ बिल्कुल पैरेलल जो होगी, वो होगी इसमें ट्रांसवर्स शेकिंग मूवमेंट। ठीक है, ये हो गई लव वेव। इसके बाद आती है हमारी रिले वेव। तो जो रिले वेव जो होती हैं, जिनका वेग जो है लव वेव से कम होता है, ये रिले वेव्स जो हैं, इनमें दोनों आपको सेगमेंट मिलेंगे। इसमें क्या क्या मिलेंगे? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी करेंगी ये, यानी जैसे एल वेव्स कर रही थी, और ये साथ में वर्टिकल कंपोनेंट भी इसमें होता है, वर्टिकल मूवमेंट भी करती हैं।
ठीक है। तो वर्टिकल कौन कर रही थी? एस वेव। तो जैसे वर्टिकल एस वेव में हो रहा था वो भी इसमें होगा, और हॉरिजॉन्टल जैसे एल वेव में हो रहा था वो भी होगा। दोनों रिले वेव्स में होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए, इनकी सबकी तरंग की प्रोग्रेस करने की दिशा ये है, ठीक है। और ये तो अंदर धस रही थी, वैसा ही धसाव देखिए इसमें भी होगा। ये जो है इसमें धसाव होगा, साथ साथ इसमें उठाव भी होगा, यानी ये भाग ऊपर उठ भी रहा है और ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ धस भी रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ ये धस भी रहा है। ये देखिए कितने पास पास आ गए ना, ये सारी जो हमारी सीधी लाइनें हैं ये पास पास, ये क्या है? धसाव का है, यानी ये दोनों का मिक्स है, एस वेव का भी और लव वेव का भी, इसमें दोनों है। इसको जो एक्शन है इसको बोलते हैं रोलिंग। इसकी मूवमेंट जो है, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, इसको बोलते हैं रोलिंग मूवमेंट करती है। ये रोल करती है। रोलिंग मूवमेंट कैसे होती है? जैसे देखिए, ये अगर मैं कोई चीज रोल कर रही है तो ये क्या हो रही है? ऊपर भी उठ रही है, नीचे भी आ रही है और साइड बाय साइड भी आ रही है। तो इसमें रोलिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। इस रोलिंग मूवमेंट की वजह से इसमें ज्यादा ये क्या होती हैं? खतरनाक होती हैं। तो एल वेव्स और रिले वेव्स जो होती हैं, जो सरफेस वेव्स होती हैं, वो हमारे धरातल पर सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस जो हैं वो रिले वेव्स एंड लव वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी भूकंपीय तरंगे, और मैंने उन भूकंपीय तरंगों की आपको प्रॉपर्टी बताई। अब देखिए, भूकंपीय तरंगों का एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि भूकंपीय तरंगों से जुड़ा हुआ कौन कौन सा कंपोनेंट एक और है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो ये देखिए, ये है हमारे, मान लो पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम बनाएं, ये हो गया हमारा भूपर्पटी, ये हो गया हमारा मेंटल, ये होगा हमारा कोर, और ये हो गया हमारा इनर कोर, ठीक है। ये इनर कोर, और इनर कोर क्या है? सॉलिड है। इनर कोर क्या है? हमारा सॉलिड है। और जो हमारा आउटर कोर है, धरातल का जो पृथ्वी का आउटर कोर है, वो कैसा है? लिक्विड है। अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी वेव जो होती हैं वो लिक्विड मीडियम में से नहीं गुजरती हैं। अगर ये हमारा एपिसेंटर है, ठीक है, ये क्या है? हमारा एपिसेंटर है, और यहां से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स प्रोग्रेस करेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो वो किस तरीके से बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? प्राइमरी वेव जो है वो हमारी यहां से बढ़ेंगी आगे, ठीक है, और ये आ रही हैं, ठीक है। और ऐसे बढ़ते हुए ये इनकी गति में परिवर्तन तो आएगा, ठीक है, इनकी गति में परिवर्तन तो आएगा प्राइमरी वेव्स की, मगर क्योंकि ये तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। देखिए यहां पर ये क्या है, आपको एक प्रकाश के, जब आपने तरंगे कभी पढ़ी होंगी तो एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि जब कोई भी प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है? अपने अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। सघनता के अनुसार जो तरंगे हैं इनकी भी गति में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रस्ट है, ये क्या है? क्रस्ट है। ये क्या है? मेंटल है। और ये क्या है? कोर है, ठीक है। ये हमारा क्रस्ट है, मेंटल कोर। अब जब क्रस्ट में आएंगी तो क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये डेंसिटी कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा क्रस्ट की डेंसिटी माने हम तो 3 तक होती है, ठीक है। अगर महाद्वीपीय या महासागरीय क्रस्ट की माने तो हमारी क्रस्ट की डेंसिटी 3.3 तक होती है मैक्सिमम, ठीक है। और जो हमारा मेंटल जो होता है उसमें डेंसिटी और ज्यादा हो जाती है। मेंटल की जो डेंसिटी है वो कहां तक पहुंच जाती है? मेंटल की डेंसिटी जो है वो 10 तक पहुंच जाती है। और कोर की डेंसिटी और ज्यादा होती है, ठीक है। कोर की डेंसिटी और भी ज्यादा होती है, जो 13-14 तक भी होती है, ठीक है। तो जब इनकी डेंसिटी में जब चेंजेज आता है तो प्राथमिक तरंगे जो हैं वो ठोस तरल और गैसों में जो है उसकी क्या होती है? गति में भी परिवर्तन आता है। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा वेग हुआ ठोस में, उससे कम तरल में और उससे कम गैस में, क्योंकि ये कैसी तरंगे? ध्वनि तरंगों की तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। तो ये यहां से प्रोग्रेस करती हुई इनमें क्या होगा? अपवर्तन होता रहता है। ये अपवर्तित होती हुई और कहां तक पहुंचती हैं? एपिसेंटर से 140 डिग्री के कोण तक,
पहुंच जाती हैं। ठीक है, 140 डिग्री के कोण तक। तो ये क्या हो गया, ये पी वेव्स का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये पी वेव्स का एरिया हो गया। मगर जो हमारी सेकेंडरी वेव जो होती हैं वो मैंने बताया था कि सिर्फ ठोस माध्यम में से गुजर सकती हैं, तरल में नहीं गुजर सकती हैं। इसलिए जो सेकेंडरी वेव जो आती हैं वो तरल के साथ साथ क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ये हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं। ठीक है, ये कौन सी वेव्स है हमारी, ये तो हमारी थी पी वेव्स और ये हमारी हैं एस वेव्स। तो जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो, क्योंकि हमारा पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है। इस लिक्विड की वजह से लिक्विड में प्रवेश करती नहीं है। और किस जगह से, अब देखिए यहां पर मैंने आपको डिस्कंटिन्यूटी बता रखी है। डिस्कंटिन्यूटी कौन कौन सी होती है, मोहो, मोहो के बाद रेपेटी, फिर कोनार्ड, मोहो रेपेटी, इसके बाद गुटेनबर्ग और फिर क्या होती है, लेहमैन। तो जो आउटर कोर है हमारा, ये हमारा जो आउटर कोर है उसके, और ये मेंटल, ये तो मेंटल है, और ये क्या है, आउटर कोर। तो आउटर कोर और मेंटल के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यू होती है, गुटेनबर्ग, अशांत्यात्य, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पर आकर सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो अपने मार्ग से अपवर्तित होकर विचलित हो जाती हैं और एपिसेंटर से कहां तक पहुंचती हैं, एपिसेंटर से 105 डिग्री तक पहुंचती हैं। ठीक है, एपिसेंटर से 105 डिग्री तक कोण पे पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये एस वेव्स पहुंच रही हैं यहां पे। ठीक है, अब 105 डिग्री से लेके और 104 डिग्री तक का जो ये क्षेत्र है, 105 से लेके और 104 डिग्री तक का जो ये जो क्षेत्र है जहां पर कोई भी भूकंप तरंग नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थक्वेक या सिस्मिक शैडो जोन, अर्थक्वेक या सिस्मिक शैडो जोन भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं, जो एपिसेंटर से 105 से 140 डिग्री कोण के बीच का क्षेत्र होता है और यहां पर कोई भी तरंग आती नहीं है। कारण मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको ये टर्म समझाना चाह रहा था कि भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है। तो अब देखिए यहां पर कोई भी अगर भूकंप जैसे किसी भी एपिसेंटर से 105 से 140 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा वहां पर भूकंप महसूस ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी भूकंप नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को महसूस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स आती नहीं है। तो यहाँ पर जो भूकंप लेखी होगी, यहाँ पर जो भूकंप लेखी होगी उसमें क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो है वो दर्ज ही नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे भूकंप छाया क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप सिस्मिक शैडो जोन है, यहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है भूकंप छाया क्षेत्र। ये मैंने आपको भूकंप छाया क्षेत्र का कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव्स कहां गई, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पर आकर अपवर्तित हो गई। कितनी कितनी गहराई पर होती है, ये होती है 2900 किलोमीटर की गहराई पर। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है। तो ये आपको भूकंप तरंगे और छाया क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमारी भूकंपीय तरंगे जो हैं वो धरातल पर अलग अलग तरीके से हमारे संरचनाएं जो हैं उनको प्रभावित करती हैं। रेले वेव जो हैं उसमें क्या है, रोलिंग मूवमेंट है। एल वेव जो है इनमें ट्रांसवर्स शेकिंग है। एस वेव जो है हमारी, इनमें क्या है, ट्रांसवर्स मूवमेंट है, ऊपर नीचे है, धरातल को उठाएंगी और नीचे धकेलेंगी। और जो पी वेव्स हैं इनमें क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे का हम जो भूकंप का जो और टॉपिक है उसको कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।